हेलो एवरीवन, ये देखिए आपका कक्षा 12 का क्या है, भूगोल है, पाठ 10 मानव बस्ती। अब यहाँ पर देखिए, कल मैं आपको यही सारी चीज़ें बता रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी आवाज़ आपको अच्छे से नहीं सुनाई दे रही थी, जिससे आपको समझ में भी नहीं आया था। तो मैं सोचा इसको बहुत ही अच्छे से बनाया जाए वीडियो को, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए, काफ़ी पाठ जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तभी आपको इसको पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको समझ में भी आएगा, नहीं तो आपके क्या इधर से क्या निकलता जाएगा। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपका बोर्ड का पेपर भी आने वाला है। यहाँ पर देखिए, समझने वाली के क्या चीज़ है। सबसे पहले आप पाठ अपने बुक का कोई भी ओपन करिए, तो इसमें सोचिए कि इसमें कौन सी चीज़ें पढ़ने लायक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आपको मानव बस्ती है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि मानव बस्ती किसे कहते हैं। फिर इसके बाद जब आप जान जाएंगे मानव बस्ती किसे कहते हैं, तब उसमें आपको ग्रामीण बस्ती पढ़ना पड़ेगा, नगरीय बस्ती पढ़ना पड़ेगा, फिर उनके प्रकार, उनकी समस्याओं को पढ़ना पड़ेगा। तो एक एक करके मैं बताता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि मानव बस्ती किसे कहते हैं। वह स्थान जो साधारणतया अस्थायी रूप से बसा हुआ हो, उसे हम मानव बस्ती कहते हैं। यानी बस मानव बस्ती हम उसे कहेंगे जहाँ पर साधारणतया रूप से मानव लोग रहते हों, उसे हम मानव बस्ती कहते हैं। जहाँ पर साधारण रूप से जानवर रहते हों, उसे हम जानवरों की बस्ती कहते हैं। आई बात समझे। अब जब मानव बस्ती रहेगा तो उसके पास से विभिन्न प्रकार के उपकरण यंत्र भी उसके साथ रहेंगे। आई बात समझ में। चलिए आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। जब आपको मानव बस्ती समझ में आ गया तो आपको समझना पड़ेगा कि ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं तथा नगरीय बस्ती किसे कहते हैं। गांव में रहने वाले व्यक्ति भी मानव हैं और नगर में रहने वाले व्यक्ति भी क्या हैं, मानव है। लेकिन दोनों की बस्तियां क्या हैं, अलग अलग होती हैं। क्यों? उनका रंग, रूप, आकार सब कुछ अलग होता है। यही सारी चीजें तो हम लोगों को पढ़ना है। ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं? ऐसी बस्तियां जिनमें निवासित व्यक्ति क्या होते हैं, प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। प्राथमिक क्रियाओं से संलग्न का मतलब खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं। ये सारी चीज़ें जहाँ पर होती हैं वो आपकी प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। तमाम प्रकार की ऐसी प्राथमिक क्रियाओं में है, तो अगर मैं बताता चलूँगा तो काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। तो आपको समझ में आएगा कि ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं। अब नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, जरा इस चीज़ को समझिए। ऐसी बस्तियां जिसमें निवासित व्यक्ति गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, वो आपकी नगरीय बस्तियां कहलाती हैं। जैसे गैर प्राथमिक क्रियाओं का मतलब जो आपकी द्वितीय क्रिया है, तृतीय क्रिया है, चतुर्थक क्रिया है, ऐसी क्रियाओं में लगे हुए होते हैं। इन सभी क्रियाओं को कर कर वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं। अब आपको ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हुई हैं। अगर मैं इसे थोड़ा देख के बताऊंगा ना तो समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा और आपको उतना मज़ा भी नहीं आएगा। तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको बस आप सुनते जाइए, वो आपको कहानी की तरह याद हो जाएगा और पढ़ाई लिखाई में भी क्या आपको मज़ा आने लगेगा। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि ग्रामीण व नगरीय बस्तियाँ तुलना करना है। ग्रामीण व नगरीय बस्तियों का आपको क्या करना है, तुलना करना है। तो सभी लोगों को मालूम है कि ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति प्राथमिक क्रिया में संलग्न है, वहीं पर नगरीय बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है। ग्रामीण बस्तियों की जो रहन सहन है वह नगर की बस्तियों से क्या है, अलग है। ग्रामीण बस्तियों का जनसंख्या घनत्व कम होता है, वहीं पर नगरीय बस्तियों की जनसंख्या घनत्व क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। आई बात समझ में। ग्रामीण बस्तियों में वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो नगरीय बस्तियों में क्या होती हैं, मिलती हैं। बस इतना ही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। अभी जब आपसे आगे प्रश्न पूछेगा, व्यवस्थित ढंग से तुलना करिए, तब हम लोगों को डिटेल में बताएंगे। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं। इसका काम हो गया। आगे देखिए क्या है, यही सारी चीज़ें अभी भी यहाँ पर है। बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप। अब देखिए, मैं आपको नगरीय बस्तियों एवं ग्रामीण बस्तियों में तुलना ज़्यादा क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये आपको मैंने आपके सेकेंड पार्ट में भी मैं आपको अच्छे से बताया था। क्या तुलना है, जरा इस चीज़ को सुन ही लीजिए, सुन ही लीजिए, क्या पता आप लोग भूल गए हों। तुलना जब भी किया जाता है तो स्वास्थ्य सेवा शिक्षा सबसे पहले लगाएंगे, इसके बाद जनसंख्या लगाएंगे। जैसे मैंने बताया कि गांव की जनसंख्या घनत्व कम होती है, शहरों की जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होती है। ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति प्राथमिक क्रिया करते हैं, वहीं पर नगर में रहने वाले व्यक्ति गैर प्राथमिक क्रिया करते हैं। फिर इसके बाद उसमें और लिखेंगे, वहाँ पर प्रशासनिक सेवाओं में लोग विश्वास करते हैं, वहीं पर गाँव में रहने वाले व्यक्ति जो गाँव की नियम प्रणाली है उसके तहत व्यवहार करते हैं। गांव का रहन सहन गांव की संस्कृति और शहर की संस्कृति से काफ़ी क्या होती है, भिन्न होती है।
गांव में आपको जो भी जैसे मूलभूत आवश्यकता जैसे जल की आपूर्ति, ये सब आपको देखने को मिलेगा समस्या। जैसे आपको पढ़ने लिखने की समस्या, स्कूल कॉलेजों की समस्या, जबकि शहरों में ये सारी समस्याएं आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो अभी जब प्रश्न पूछेगा तब आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप। काफी मस्त प्रश्न है। यहाँ पर आपको बस्तियों का प्रकार एवं प्रतिरूप पूछ रहा है। अब बस्ती का मतलब ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती दोनों आ जाता है। आई बात समझ में? जब आपसे पूछे कि ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप के बारे में लिखिए, तब आप ग्रामीण बस्तियों के बारे में लिखेंगे। बस्ती का मतलब यहाँ पर दोनों आ जाएगा, ग्रामीण व नगरीय दोनों। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। आकृति के आधार पर बस्तियों को निम्नलिखित प्रकारों में क्या वर्गीकृत किया गया है। पहला है संघत बस्ती, दूसरा है प्रकीर्ण बस्ती। संघत बस्ती कैसी बस्ती होती है? ऐसी बस्ती जहां पर ऐसी बस्ती जो क्या होती है, बहुत ही घनत्व रखती है। यानी संघत बस्ती में घर जो होते हैं आसपास क्या जुड़े रहते हैं। जैसे आप लोगों का गांव देख लीजिए, आपका गांव है, आपका घर है, फिर आपके घर से सटा हुआ आपका पड़ोसी का है, फिर पड़ोसी से सटा हुआ पड़ोसी का है। इस तरह से जो बस्तियां होती हैं वो संघत बस्ती कहलाती हैं। आई बात समझ में? वहीं पर प्रकीर्ण बस्ती क्या होती है? ऐसी बस्तियां जो दूर दूर तक फैली होती हैं, उनको हम प्रकीर्ण बस्ती कहते हैं। जैसे आपका घर यहाँ पर है, 1 किलोमीटर दूर दूसरे का घर है, फिर 1 किलोमीटर दूर दूसरे का घर है। इस प्रकार की बस्तियों को हम प्रकीर्ण बस्ती कहते हैं। अब इसमें क्या चीज लिखा है वही देख लीजिए। संगत बस्ती, इस प्रकार की बस्ती में मकान एक दूसरे के क्या होते हैं, समीप होते हैं। समानता ऐसी बस्तियों का विकास उपजाऊ मैदान या नदी घाटियों के सहारे मिलता है। इन बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्ति मिलजुल कर तथा इसमें अधिकांश व्यक्तियों के व्यवसाय क्या होते हैं, समान होते हैं। जब आसपास एक दूसरे के घर क्या होते हैं, सटे रहते हैं, तो जो पड़ोसी काम करता है वही लगभग हम भी कर लेते हैं। जैसे गांव में क्या होता है, अगर कोई मान लीजिए ऐसा गांव है जहां पर यादव लोग रहते हो, तमाम प्रकार के व्यक्ति हैं, हम सभी को पा सकते हैं। अगर मान लीजिए यादव बस्ती में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, गाय भैंस रखे रहेंगे, तो सभी के घर गाय भैंस होगा। अब यादव को छोड़, अब यादव के अलावा भी जितने और भी जातियां हैं, सभी लोग क्या करते हैं, गाय भैंस रखे हुए हैं। उससे क्या होता है, उनका खर्चा पानी चल जाता है। यानी एक ही प्रकार का काम सभी लोग करते हैं। अब वहीं पर प्रकीर्ण बस्ती की बात की जाए तो इस प्रकार की बस्ती में मकान एक दूसरे से दूर है तथा दो मकानों के मध्य प्रायः खेत मिलते हैं। इस प्रकार की बस्ती में एक पूजा स्थल या बाजार बस्ती को विभिन्न घरों से क्या करता है, जोड़ता है। यानी बाजार व पूजा स्थल एक दूसरे को जोड़ता है। यानी बाजार में लोग एक दूसरे से मिलने आते हैं, पूजा स्थल रहता है तो लोग क्या पूजा करने सुबह आते हैं, शाम में आते हैं, तो मेल मिलाप हो जाता है। अब हम आपको और आगे लेके चलते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। बस्तियों के प्रकार व प्रतिरूप हो चुका। बस्तियों के प्रकार जो है आकृति के आधार पर दो हैं, संघत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती। अब आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, तो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले अनेकों कारक हैं, लेकिन मुख्य रूप से शायद आपकी किताब में 5 ही दिया है कि 4 दिया है, तो उन सभी को चलिए बारी बारी से हम क्या करते हैं, देखते हैं। पहला है आपका जल आपूर्ति। तो देखिए जल आपूर्ति जो है वो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि अगर जल ही नहीं रहेगा तो जीवन ही नहीं रहेगा। जल ही क्या है, जीवन है। तो गांव में भी बस्तियां ऐसी जगह बसी होती हैं जहां पर जल हो, जिससे वो जल को निकाल कर खाना बना सकें, कपड़ा धो सकें, खेती कर सकें, इत्यादि तमाम प्रकार के काम कर सकें। जब मानव अपनी ज़रूरत के अनुसार काम कर सकेगा, जहां पर जल की व्यवस्था होगी, तो वहां पर लोग घर बनाकर क्या कहेंगे, रहेंगे। अब राजस्थान के जहाँ पर बालू वाला क्षेत्र है वहाँ पर चले जाइए तो आपको क्या, बस्ती दिखेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जल ही नहीं है। जब जल ही नहीं है तो वहाँ पर कौन रहेगा, मर जाएगा। अब इसमें और कुछ मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि वही चीज़ें सेम यहीं पर लिखी हुई हैं। अब आपको दूसरा कारक मैं बताता हूँ, जरा उस चीज़ को समझिएगा। दूसरा है आपकी भूमि। भूमि क्या होती है, ये भी आपकी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। लोग ऐसे ही स्थानों पर जाकर बसना चाहेंगे जहां पर मिट्टी उपजाऊ हो, जहां पर समतल मैदान हो। अब उबड़ खाबड़ स्थानों पर थोड़ी ना कोई बसेगा। उबड़ खाबड़ स्थान मान लीजिए ऐसी जगह पर लोग थोड़ी ना बसना चाहेंगे जहां पर बालू हो। बालू में क्या उगेगा, कुछ भी नहीं उगेगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। तो लोग ऐसे स्थानों पर नहीं बसना चाहते। और देखिए यहाँ पर भूमि का मतलब, जैसे अब कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे
जंगलों में क्या रहते हैं, जैसे जंगलों का रहने का तात्पर्य काफ़ी ऐसी बस्तियां होती हैं जो मतलब दूर से, गांव से दूर रहती हैं, उसे आप जंगल कह सकते हैं। तो उन जंगलों के बीच में भी लोग ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं, जिससे वो जंगली जानवरों से बच सकें तथा वहाँ पर रहने वाले जो प्रकार के तमाम बदमाश होते हैं उनसे भी बचा जा सके, जिससे वो ऊपर रहेंगे तो आसानी से फाइट कर सकते हैं। तो भूमि का मतलब आप किससे लगाएंगे, खेती से लगाएंगे, खेती को लगाकर जोड़ेंगे। जहाँ पर उपजाऊ भूमि रहती है, जहाँ पर कृषि कार्य करने योग्य भूमि होती है, वहाँ पर लोग क्या पर होते हैं, बसते हैं। बाकी चीज़ आप छोड़ दीजिएगा, बस इतना ही आप याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है इसमें, आगे कुछ आप चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। एक सेकेंड। आगे देखिए उच्च भूमि के क्षेत्र। अब जो मैं बता रहा था गुंडा बदमाश आ जाते हैं, तो वो ऐसे ही क्षेत्रों पर लोग बसते हैं। जैसे उच्च भूमि के क्षेत्र, उच्च भूमि के क्षेत्रों पर लोग क्यों बसना चाहते हैं? उच्च भूमि का मतलब जानते हैं, जहाँ पर ऊंचाई पे हो। तो जैसे देखिए ऊंचा भूमि पर लोग इसलिए बसते हैं, जैसे नदी गई है गांव से, नदी गई है तो नदियों के किनारे थोड़ी ना कोई बसेगा, बाढ़ आएगा उसमें में मर जाएगा, उसका घर बह जाएगा, पशु उसके बह जाएंगे, खेत बुड़ जाएगा, तो खाएगा क्या? तो लोग क्या करते हैं, जहाँ पर उच्च भूमि होती है वहाँ पर जाके बसते हैं, यानी जो आपका खाला वाला एरिया उसको छोड़कर ऊंचाई पे बसते हैं, जिससे वो बाढ़ से बच सकें, जंगली जानवरों से बच सकें तथा विभिन्न प्रकार की जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उससे भी बचा जा सके। वही चीज़ें सेम यहाँ पर लिखी हैं। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, अगला है आपका गृह निर्माण सामग्री। गृह निर्माण सामग्री का मतलब जैसे घर बनाने के लिए, अब आप मान लीजिए मैं राजस्थान का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं पाया जाता है सिर्फ बालू के सिवाय। राजस्थान में आप घर बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे। आप ऐसे स्थानों पर रहेंगे जहाँ पर घर भी आसानी से बनाया जा सके। तो ये देखिए गृह निर्माण सामग्री। अब तो मान लीजिए हर गाँव में व्यक्ति पक्के मकान बना रहे हैं, नहीं तो पहले क्या होता था, कच्चे मकान बनते थे। क्या? कच्चे माटी के मकान बनते थे। तो और लकड़ी के भी मकान बनते थे। तो जहाँ पर माटी और लकड़ी सुव्यवस्थित ढंग से मिलती थी वहाँ पर लोग निवास करते थे, क्योंकि अगर माटी का घर रहेगा, लकड़ी का घर रहेगा, कुछ दिन में गिर जाएगा, फिर से उसे बनाना पड़ेगा। तो जहाँ पर लकड़ी और माटी रहेगा वहाँ पर लोग निवास करेंगे। आई बात समझ में? और यहाँ पर गृह निर्माण सामग्री में बहुत कुछ भी यहाँ पर लिखा है, तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप याद रखिएगा। जैसे मैं कुछ पढ़ के बता देता हूँ। ऐसे क्षेत्र जहां गृह निर्माण में प्रयुक्त सामग्री स्थानीय रूप से व आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उन भागों में मानव अपनी बस्ती बसाता है। चीन के लोयर क्षेत्र में कंदराओं में यहाँ के निवासी अपने मकान बनाते हैं, जबकि अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में कच्ची ईंटों से तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमखंडों से स्थानीय निवासी अपने मकान को क्या करता है, बनाता है। तो देखिए जो आपका ये भूगोल है, फर्स्ट वाली बुक है, इसको जब भी लिखिएगा विश्व के संदर्भ में लिखिएगा। विश्व के संदर्भ में लिखने का तात्पर्य वही चीज यहाँ पर लिखा है। जैसे देखिए यहाँ पर पॉइंट आपका था गृह निर्माण सामग्री। लोग जब मैदानी क्षेत्रों में रहेंगे तो उनका घर क्या होगा, पक्के मकान होंगे, कच्चे भी मकान होंगे और लकड़ियों से भी बना होगा। लेकिन जो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहेंगे जहाँ पर बर्फ पड़ती है, वहाँ के व्यक्ति क्या करते हैं, हिमखंडों से, हिमखंड मतलब जो आपका बर्फ का टुकड़ा होता है उससे बना कर रहते हैं। वहीं पर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है, चीन के लोयर क्षेत्र में कंदराओं यानी गुफाओं में रहते हैं। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो गुफा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो क्या होते हैं, आदिमानव के टाइप में उनकी संज्ञा दी जाती है। वहीं पर अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में कच्ची ईंटों से तथा ध्रुवीय कच्ची ईंटों से बनाकर रहते हैं। आप अपने भारत में भी देख लेंगे, आपका भी घर होगा कच्चे मट्टी का होगा, कच्चे ईंटा का बना होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे यहाँ पर देखिए क्या है, सुरक्षा। तो देखिए सुरक्षा जहाँ पर रहेगा वहाँ पर भी लोग रहना पसंद करेंगे। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सुरक्षा आपको मिल ही नहीं रहे हो तो वहाँ पर आप रहना पसंद करोगे। जैसे जम्मू कश्मीर था, वहाँ पर आपको कभी भी आतंकवादी हमला हो सकता है। क्यों वहाँ पर लोग नहीं जाकर रहते हैं? क्यों उत्तर भारत, ये मध्य भारत में ही रहना चाहते हैं? जैसे उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा लोग रहना चाहते हैं, बिहार में रहना चाहते हैं। ऐसे क्षेत्रों पर क्यों रहना चाहते हैं? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश वाले जम्मू कश्मीर पर जाकर रहना चाहें, जबकि वहाँ पर ज़मीन सस्ती होगी,
प्रकृति भी अच्छी है, लेकिन नहीं, वहाँ पर आतंकवादी हमला हो जाता है, वहाँ पर गुंडे बदमाश आके लूट लेते हैं, तो लोग वहाँ पर नहीं रहना पसंद करते हैं। लोग ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ों से वो क्या मुक्ति पाए हों, वहाँ पर आसानी से सुव्यवस्थित ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर सके, जहाँ पर सरकारी सुरक्षा हो, कुछ भी अगर होता हो तो सरकार उनको सुरक्षा दे। आगे हम आपको लेकर चलते हैं। अब यहाँ पे आपकी कहानी खत्म हो गई। अब आपका अगला पॉइंट इसमें बनेगा। अरे यार तुम काहे परेशान हो रहे हो। चलिए आगे देखिए आपका क्या है, नियोजित बस्तियां। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया। तो नियोजित बस्तियां किसे कहते हैं, चलिए खैर कोई बात नहीं, ये पता नहीं कैसे इस टाइप में हो गया है, लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। तो नियोजित बस्तियां किसे कहते हैं, जो सरकार के द्वारा एक निश्चित योजना के तहत जो भी बस्तियां बसाई जाती हैं उसे हम नियोजित बस्तियां कहते हैं। सीधे से आप याद रखिएगा, जो सरकार के द्वारा एक निश्चित योजना के तहत बसाई जाती हैं वो नियोजित बस्तियां कहलाती हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, जरा इन सब चीज़ों को समझिएगा। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, अब आपको ग्रामीण बस्तियों के क्या प्रतिरूप के बारे में समझना पड़ेगा। तो ग्रामीण बस्तियां कैसी होती हैं, कैसी बनी होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप इस स्थिति को प्रकट करता है कि मकान व चलिए वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ कि गांव में जो बस्तियाँ होती हैं कहाँ पर बनी होती हैं, पठार पे बनी होती हैं कि मैदानों पे बनी होती हैं कि बलुई वाले क्षेत्रों पे बनी होती हैं कि ऊबड़ खाबड़ चीज़ों पे बनी होती हैं, कहाँ बनी होती हैं कि नदी घाटियों के सहारे बसी होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम चलिए पढ़ेंगे। आगे आपका देख लेते हैं क्या चीज़ है, ये पता नहीं कैसे इस टाइप में हो गया है रंग। अब यहाँ पर देखिए क्या है, आकृति के आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण। इसको मैं सोच रहा हूँ कल बताऊँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और अगली ही जानकारी के साथ, इसी पॉइंट के साथ। तो अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।